हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे, वास्तविक संख्याएं में जो जो टॉपिक हैं उसको आप सीखेंगे। इसके साथ साथ उन पे बेस्ड मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है ये सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस पर आधारित है, यानी जो जो टॉपिक इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिए हैं। मैंने बस वही टॉपिक लिए हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाए जाएंगे या जो एग्जाम में आएंगे। तो आपके पास सिलेबस में ये टॉपिक है, प्रमेय 1.2 है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस पे बेस्ड में आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा और साथ में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो भी सिखाऊंगा। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं आपके पास कि सिद्ध कीजिए, कोई नंबर यहाँ पर होगा जैसे √2 हो गया कि √2 एक अपरमेय संख्या है या √3 एक अपरमेय संख्या है या 1/√2 एक अपरमेय संख्या। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो ये सब जो है आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वन बाय वन इन टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, ये प्रमेय तो यहां पर लिखी है, आई एम श्योर हो सकता है आपको ये समझने में परेशानी हो। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के क्रम के अतिरिक्त अद्वितीय होता है। देखिए ये है क्या, कोई भी जो भाज्य संख्या है, देखो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं इसके अलावा किसी और का भाग हो जाता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो 4 एक भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 ये भाज्य संख्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, फिर 12 है, 14 है, 15 है, ये सब भाज्य संख्या है। इसका कारण ये है कि इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है। जैसे 4 है, इसमें 1 का और स्वयं का तो जाता ही है, स्वयं का मतलब 4 का, लेकिन इसके अलावा किसी और से भी भाग ये चला जाता है, किसी और से भी हम इसको भाग दे सकते हैं और वो है 2। ऐसे ही इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं, इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, इसको 3 से भाग दे सकते हैं, इसको 2 और 5 से भाग दे सकते हैं। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें हम केवल 1 एंड स्वयं का ही भाग दे सकते हैं, किसी और से भाग नहीं दे सकते हैं। तो जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में केवल या तो 1 का दे पाओगे आप या फिर स्वयं का। ऐसे ही 3 है, ऐसे ही 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जो भी भाज्य संख्या होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भाज्य संख्या मैंने 4 लिख दी है, तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 कर दिया ना हमने व्यक्त। आप जानते हैं 4 2 गुणा 2 होता है, ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से जैसे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। जैसे 10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। इसके अलावा जैसे 16 है 16, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देख सकते हैं कि हम प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया। और इस प्रमेय का जो दूसरा भाग है वो ये है कि जो ये गुणनखंड है ये एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही तरीके से आप लिख सकते हैं, दूसरा इसका तरीका नहीं हो सकता है। इनका क्रम अलग अलग हो सकता है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे आप इसको 3 गुणा 2 लिख सकते हैं तो इनका क्रम आप बदल सकते हैं। जैसे इसको 5 गुणा 2 आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इनका कोई और आंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 और 3 के अलावा कुछ और आ जाए। ओके, तो ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, कि ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ऐसा कोई और नहीं है, जिसका जो एक ही है, अद्वितीय, यूनिक हम जिसको कहते हैं। तो इसका गुणनखंड यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी एक ही टाइप का गुणनखंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं।
क्रम बदल सकते हैं वो अलग बात है, बट गुणनखंड एक ही होगा। तो ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे हमारे सामने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 है, और ये जो एग्जाम्पल है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। एग्जाम्पल है कि संख्याओं इस पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये 4 है, इसकी घात अगर मैं देखो ये 4 की पावर n है ना, अगर मैं n की जगह पर 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 4 की घात 1 4 होता है। अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो 4 की घात 2 होता है, 4 गुणा 4 यानी 16। अगर यहां पर मैं 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा, फिर 4 का और गुणा करेंगे 64 आ जाएगा। 4 यहां पर मैं रखता हूं n की जगह पर तो ये आएगा 256। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसके अंत में संख्या है ये यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे 4 है, यहां पर 6 है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या हम n की जगह पे कुछ ऐसा रख सकते हैं, कुछ ऐसा रख सकते हैं कोई संख्या कि जिससे कि ये जो इसका प्रसार है, यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो अंत है ये 0 से हो, यानी 4 की घात n जो है इस संख्या में अंत में 0 आए। जैसे यहाँ पे 4 6 4 6 आ रहा है ना, क्या ऐसा n का कोई मान है जिसके लिए 0 हो। आप भी समझ सकते हैं कि 0 तो कभी नहीं आएगा ये, लेकिन इसको हमें थोड़ा लिखना है और ध्यान रखना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमें ये करना है। ओके, तो अब किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो संख्या है जिसके एंड में हमें 0 चाहिए होता है, देखो कोई भी संख्या, मान लो कि संख्या 10 है, अगर हमें इसके अंत में 0 चाहिए तो हमें यहां पर 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, यानी 0 से अंत होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होते हैं। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य होते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे मान लो कि संख्या 10 है तो इसमें 2 गुणा 5 होता है। आप जानते हैं कोई भी संख्या आप चुनिए और उसका प्रसार कीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंडों में लिखिए, आप पाएंगे कि उसमें 2 और 5 अवश्य होगा। जैसे मान लो 40 है, 40 आप जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 ये होता है। अच्छा, वैसे मैंने कैसे लिखा है ये आप, आई एम श्योर आपको पता होगा। 2 से भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दिया 10 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 5 हो जाएगा, और 5 से तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से होगा। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में ये होने चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हम अपने उस पे। तो यहां पर जो है संख्या है हमारे पास क्या, 4 की घात n। हम जानते हैं कि 4 की घात n, अब 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2। आप इसको यहां पर छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड केवल इसमें 2 है, इसमें 5 तो है नहीं, और वो कभी होगा भी नहीं। अब जो मैंने ये बात बोली ना, वो कभी होगा भी नहीं। ये क्यों कहा है मैंने, ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अभी 2 गुणा 2 है और थोड़ी देर में 2 गुणा 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये 2 गुणा 2 अभी भी है और हमेशा 2 गुणा 2 ही रहेगा। तो कोई भी जो भाज्य संख्या होती है, जैसे मान लो कि कोई भाज्य संख्या मैंने ले ली है 6, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणा 3 होगा, और ये 2 गुणा 3 ही रहेगा। आप इसका क्रम बदल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या यहां पर नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इसमें आप 2 गुणा 5 लिख दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि अभी तो ये है और किसी और सिचुएशन में हम 2 गुणा 5 इसको लिख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं,
ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और हमको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्ड इसका आंसर लिखा है और आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। तो हम लिखेंगे, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर केवल 2 है एक अभाज्य गुणनखंड, 5 नहीं है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है ना। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार, ये ध्यान रखना, आपको ये नाम जरूर लिखना है, ये इसका जिक्र जरूर करना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार इसका 5 एक अभाज्य गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है। यहां पर 5 नहीं है तो वो कभी आएगा भी नहीं। ये किस वजह से है? यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 4 की घात n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि हम ये लिखेंगे कि इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 4 की घात n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और ये हमारा, यही हमें लिखना है। ओके, क्या आप इस बात को समझ गए? यहां पर 4 की जगह पे कुछ और भी हो सकता था, 6 हो सकता था। तो मान लो कि यहां पे 6 है, तो आपको वही करना है। 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3, और फिर आप ये कहेंगे कि अब क्वेश्चन वही होगा कि क्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है? तो आप ये कहोगे कि 6 ये होता है, और 0 होने के लिए यानी 0 होने के लिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं। यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है, और वो कभी होगा भी नहीं। ये क्यों नहीं होगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार नहीं होगा। तो इसीलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें से एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब होता क्या है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और कुछ स्टूडेंट्स दूसरी विधि अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आए कि 20, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वाली विधि अप्लाई कर देते हैं। आई एम श्योर आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि सबको पहले 2 से डिवाइड किया और फिर आगे और नंबर से डिवाइड करके लास्ट में आंसर आ जाता था। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल यही विधि अप्लाई करनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में बिल्कुल यही विधि है। ओके, अब ये क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि अभाज्य गुणनखंड से क्या मतलब है। तो जब भी हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 6 है, तो 6 को अगर हम 2 × 3 लिखें तो हमने क्या कर दिया है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि जो 2 है वो भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और इसका कारण ये है कि ये संख्याएं 1 एंड स्वयं इनके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। किसी भी और संख्या से इनको आप नहीं भाग दे सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो जब किसी संख्या को हम इनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया है। ऐसे ही जैसे 10 है, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 16 है, 16 हो गया 2 × 2 × 2 × 2। वैसे हम इसको 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़े होते हैं तो ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है, या अगर इवन इसको भी करना है तो कैसे करते हैं। तो आई एम श्योर आपने इस तरह से देखा होगा कि जैसे मान लो 20 है और इसका हमने अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 से इसको भाग देंगे, क्योंकि 2 से कटता है ये, फिर 2 से देंगे, फिर 5 से देंगे। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, यानी हम इसको 2 की पावर 2 × 5 भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, ठीक है ना। या तो ये या फिर ये दोनों सही हैं। वैसे अक्सर हम इसको फाइनली इस रूप में लिखते हैं।
तो ये तो है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो पहली बात तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बस ये है इसकी फुल फॉर्म। ओके, तो बस आप माइंड में ये ध्यान रखना, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे, छोटी घात, और एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे। इसका ध्यान रखना आपको। ओके, तो सपोज दैट हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है a पावर 3 इंटू बी पावर 2 और दूसरी है a पावर 2 इंटू बी पावर 3। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो कैसे करेंगे? ओके, जब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो हम रखते हैं छोटी पावर, तो a की छोटी पावर यहाँ पर क्या है? 2 है, और b की छोटी पावर यहाँ पे 2 है, तो ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए बड़ी पावर रखते हैं, तो ये हमने लिया, और यहाँ पर b की भी हमने बड़ी पावर, क्योंकि b की बड़ी पावर 3 है, तो ये ले लिया है। ओके, अच्छा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आपके पास आता है कि a b स्क्वायर और दूसरा है b इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है a की पावर यहाँ पर 1 है, जब लिखा नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है, और b की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, c की पावर 2 है। अब एचसीएफ निकालना है, तो क्या करें? अब आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ a तो है नहीं, तो फिर क्या करें? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। ये है, ये मैं अभी के लिए बता रहा हूँ, बाद में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में तीनों चीज़ें लिख दो, यानी a b c दोनों में लिख दो, c भी यहाँ लिख दो। अब आप कहोगे c ऐसे कैसे लिख दें, तो इसकी पावर 0 रख दो, तो ये 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। जो a है यहाँ पे इसकी पावर 0 कर दो, b एज इट इज़ लिख दो, और c ये। अब आप समझ गए, यानी इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब एचसीएफ देखो, छोटी पावर यहाँ पे इसकी छोटी पावर 0 है, b की छोटी पावर 1 है, 1 लिखते नहीं हैं, और c की छोटी पावर 0 है। लेकिन ध्यान रखना, पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये और ये तो हट गया, ठीक है ना, यानी a की पावर 0 जो है वो पूरा का पूरा 1 होता है, तो यानी केवल और केवल b आएगा। एलसीएम करेंगे तो बड़ी पावर रखते हैं, a की बड़ी पावर यहाँ पर a है, b की बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, और c की बड़ी पावर भी यहाँ पे 2 है, तो ये हमने लिख दिया है। ये इनका एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ b है, एलसीएम ये है। लेकिन ध्यान रखना, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो, आप ये ज़रूर देखना कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी a दोनों में नहीं है उसको लिखो ही मत, b दोनों में है उसकी छोटी पावर देखो, और c दोनों में नहीं है तो उसको लिखो ही मत। तो इसे आप आराम से b लिख सकते थे। जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के लिए हम सारा का सारा लेते हैं, यानी a हम लेंगे, फिर b दोनों में है इसकी बड़ी पावर देखो, और फिर c भी लेंगे हम। इस तरह से एक और करते हैं ऐसा जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 पावर 3 इंटू 5, 5 पावर 3 इंटू 7। अब ये देखो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मैंने क्या कहा कि ये दोनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन है यहाँ पे c का मतलब। अब दोनों में तो ये है नहीं, तो दोनों में ये नहीं है तो 2 तो लिखेंगे ही नहीं हम यहाँ पर, ओके, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए। 5 दोनों में है, तो अब दोनों में है तो क्या लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे, छोटी पावर 1 है वही लिया, और 7 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ तो 5 हो गया। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए सारा लिखते हैं, एलसीएम सारा होता है, यानी 2 लिखा, 2 की पावर 3 है ना यहाँ पर, फिर 5 कौन सा वाला लेंगे, बड़ी पावर लेंगे, और फिर हमने 7 ले लिया है, ये है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस इन द सेंस मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसे सॉल्व करो। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 11, तो क्या होगा एचसीएफ? ओके, एचसीएफ जो है
2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पर देखो, 2 दोनों में है तो छोटी पावर लेंगे, 5 दोनों में है छोटी पावर लेंगे, 7 दोनों में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, 11 भी दोनों में नहीं है वो भी नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में होना चाहिए और फिर छोटी पावर लो। एलसीएम के लिए तो सारा का सारा लेते हैं हम, एक एक करके चुन चुन के सबको लो। 2 लिया हमने, 2 की पावर 3 है, 5 बड़ी पावर, 7 लिखो, 11 लिखो क्योंकि 7 है, ठीक है ना। अगर 11 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर भी लिख देते। ये एलसीएम है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। कभी कभार नंबर इस रूप में नहीं दिए होते हैं, किस प्रकार से दिए होते हैं कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस किस का, 40, 60 एंड 75, इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए करते हैं। तो सबसे पहली बात 40, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, 2 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर 60 है, 2 से किया 3, फिर 2 से 15, 3 से 5 एंड 5 से किया 1, फिर है 75, 3 से किया 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो अब हम इनको लिखते हैं। जो 40 है ये है 2 की घात 1 2 3 गुणा 5। जो 60 है ये है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। और जो 75 है ये है 3 गुणा 5 की घात 2। तो इनका एचसीएफ होगा, ध्यान रखना एचसीएफ के लिए सब में होना चाहिए और छोटी पावर लेते हैं। तो सब में क्या है, 2 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 तीनों में कहाँ है, अच्छा 3 है तीनों में, 3 भी नहीं है। ओके 5 तीनों में है, तो 5 तीनों में है, बिल्कुल है। और सबसे छोटी पावर 1 है ना इन दोनों में। तो ये आ गया है। अब आपको समझ आ गया कैसे हम करेंगे। एलसीएम के लिए सबको लेते हैं, एक एक करके पकड़ो। पहले 2 पकड़ो, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 3 है, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे तो 3 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। ये आ गया है, ठीक है ना। ये आ जाएगा 8 25, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 600, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया है। ऐसे करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज एट हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। वन 150, 250 एंड 400 क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड हम बनाते हैं। तो 150 जो है 2 से करेंगे 75, 3 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1, अच्छा 250 है। और ध्यान रखना कई बारी बच्चे कहते हैं कि सर हमें पहले छोटे से ही करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले 5 से करो, क्या दिक्कत है। ओके फिर 5 से करो, लेकिन अभाज्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 से कर रहे हो, 10 से मत कर देना, अभाज्य से ही करना है, ठीक है। तो ये क्या 5 से किया 10 आया, फिर 5 से करो, 2 से करो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, ठीक है ना। और 400, वैसे मेरी ट्रिक क्या है, जब मुझे 0 दिखते हैं ना तो यानी 2 एंड 5 तो वहाँ पे पक्का है। 2 से किया और चलो फ़िलहाल ऐसे करते हैं, ये 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 एंड 5 से किया 1, ये आ गया है। तो इसका मतलब जो 150 है ये है 2 × 3 × 5 की पावर 2, तो 250 है। देखो ध्यान रखना 250 भले हमने इस ऑर्डर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा लिखो और फिर बड़ा लिखो। हालांकि ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी थोड़ा आसानी रहती है हमें यहाँ पर। ये है
400 जो है ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है ना। HCF क्या होगा, HCF कॉमन तीनों में होना चाहिए लेकिन छोटी पावर होनी चाहिए, जो कि है 2 तीनों में है, छोटी पावर ये 2 ही है यहाँ पर। 5 तीनों में है, छोटी पावर 2, मतलब ये है, ठीक है ना, 5 की पावर 2 है ये। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 × 25 और ये आ गया है 50। LCM क्या होगा, LCM में एक एक करके सभी लेते हैं। पहले 2 लिया, सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 5 लिया, सबसे बड़ी पावर नहीं 3 भी तो है यहाँ पर, और 5 की सबसे बड़ी पावर 3 है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, ओके, पूरा गुणा करके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम LCM एंड HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। एंड फाइनली हमारे पास है, देखिए आपके पास इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, और फिर कोई अपरिमेय संख्या लिखी होगी और आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी होगी कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दो प्रकार से आपके पास अपरिमेय संख्याएं पूछी जा सकती हैं। पहला प्रकार क्या है कि आपको पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √6 √7, इस तरह से आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 1/√2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √2/3 या 2 + √3 या फिर 2√3। ये भी आपके पास आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को करने का तरीका डिफरेंट है। ये अलग बात है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं विरोधाभास विधि, वो एक जैसा ही, वो दोनों में अप्लाई करते हैं, लेकिन करने का जो तरीका है इनका बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है तो कैसे करें, और फिर मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करें। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में आपके पास √2 आए या √3 आए, √5 √6 कुछ भी आए, बिल्कुल सेम तरीका है करने का। तो एक अगर आप सीख लेंगे तो सारे ही आपको समझ आ जाएंगे, बस केवल डिजिट चेंज करने की। जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आप अगर √3 आएगा तो 3 लिख देना। ओके, अच्छा, अब इनको सॉल्व करते हैं हम विरोधाभास विधि से। अब विरोधाभास विधि क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि शुरू में हम एक परिकल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 प्रकार के नोट दिखाए जाते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, उसको नहीं पता कि कौन सा 10 रुपये का नोट है, कौन सा 20 रुपये का नोट है, ठीक है ना। मान लो कि 10 रुपये का ये 20 रुपये का है, और किसी ने उसको पकड़ा दिया कि अच्छा ये नोट दे के बोल दिया कि ये 20 रुपये का है, और ये ठीक है ना। तो उसने भी ये मान लिया कि हाँ भाई ठीक है 20 रुपये का है, तुम कह रहे हो तो। अब ये जो पर्सन है ये इस नोट को लेके बाजार जाता है, मार्केट जाता है, और वो 20 रुपये की कुछ चीज़ खरीदता है। वो कहता है कि मुझे 20 रुपये के कोई बिस्किट का पैकेट दे दो। अब दुकानदार उसको बोलता है कि नहीं, ये बिस्किट का पैकेट जो है, ये जो नोट आप मुझे दिखा रहे हो उसमें नहीं आएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये जो पर्सन है जो इस नोट को लेके गया, वो समझ गया कि ये नोट 20 रुपये का नहीं है। वो कैसे समझा? क्योंकि ये जो सामान है इसकी कीमत थी, कॉस्ट 20 रुपये थी, और जो ये नोट लेके गया वो उसने कल्पना की थी कि 20 रुपये का हुआ, लेकिन वो सामान तो आया नहीं ना उसमें, तो यानी उसकी कल्पना गलत साबित हुई। तो ये 20 रुपये का नोट नहीं है, फिर 20 रुपये का नोट दूसरा वाला था। ओके, आपको ये समझ आ रहा है? यही है विरोधाभास की विधि। यानी जो कल्पना शुरू में की थी, बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि वो कल्पना गलत साबित होती है। इसको कहते हैं विरोधाभास की विधि। अब देखो यहां पर हम यही मानकर चलते हैं शुरू में कि यह एक परिमेय संख्या है, और बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कल्पना गलत थी। और गलत थी इसका मतलब अगर वो संख्या परिमेय नहीं है तो फिर वो अपरिमेय हो गई। ओके, ऑलराइट, तो हम यहां पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या को हम भिन्न में लिख सकते हैं ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं a/b। तो जहां पर जो a एंड b है ये पूर्णांक हैं, और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में यहां पर लिख रहा हूं, पूर्णांक हैं, और a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है, देखो जैसे 10 और 12 है, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 इसको भी काटता है इसको भी काटता है, तो यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 एंड 10 की, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। यानी 1 है वो अलग बात है, 1 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, उसके अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही हमें तो यही इस बात को कहने का मतलब है, ठीक है। यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमारी कल्पना है शुरू में, ध्यान रखना। अब बाद में आप नोटिस करेंगे ऐसी घटनाएं होंगी जिससे हमारी ये कल्पना गलत साबित होगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया √2b इज इक्वल टू a, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। इतना समझ आ गया। अच्छा, जब भी हमारे पास ये होता है 2b² इज इक्वल टू a², तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a² है इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई यही तो होता है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 × 5 इज इक्वल टू 10, इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब हुआ ना कि इस 10 को ये 2 डिवाइड कर सकता है, तभी तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई में होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2a² का एक गुणनखंड है, या अब अगर ये इसको विभाजित कर सकता है तो ये डेफिनेटली a को विभाजित करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर ये a² को विभाजित कर सकता है तो ये a को भी विभाजित करेगा। ये बल्कि पूरा आपके उसमें एक थ्योरम टाइप की है ये, कि अगर मान लो कोई चीज़ सपोज दैट 3 है, जैसे अगर वो 6 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 6 को भी विभाजित करेगा। ये इस प्रकार की थ्योरम है, ठीक है। ये तो आपको ये लिखना है कि 2a² को विभाजित कर सकता है, इसीलिए ये a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, इसको भी विभाजित कर सकता है फिर तो। और ध्यान रखो, अगर 2a को विभाजित कर सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2c। भाई 2a को विभाजित कर सकता है ना, तो ये हम 2c लिख सकते हैं। नहीं समझ आया, देखो मैं बताता हूँ। आप जानते हैं कि 10 को 2 विभाजित कर सकता है ना 2, तो इसीलिए मैं इसको 2 × 5 लिख सकता हूँ। तो वही है ये, उसी तरह से लिखा है ये, ओके। और अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a² इज इक्वल टू 4c²। a² की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2b²। हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। और a² की जगह पे 2b² आएगा, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब आप नोटिस करेंगे यही वाली परिस्थिति आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2b² को विभाजित कर सकता है, और अगर ये b² को विभाजित कर सकता है तो b को भी विभाजित करेगा। अब आप यहां पर देखो क्या लिखा है, ये 2a को विभाजित कर सकता है ना, और यहां पे क्या लिखा है कि b को विभाजित कर सकता है, देखो है ना ये। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर, इसीलिए जो 2 है a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। समझे भाई, 2a को विभाजित कर सकता है, 2b को भी विभाजित कर सकता है, तो ये a और b का गुणनखंड हुआ ना दोनों का। लेकिन शुरू में क्या कहा था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ पर तो पता चल गया कि है। इसका मतलब जो हमारी कल्पना थी वो गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2a और b का कॉमन फैक्टर है। अब हम एक काम करेंगे, इसको नाम दे देंगे 2। अब एक तो यहाँ पर एक कथन है और एक कथन यहाँ पर है, और दोनों में विरोधाभास है। तो हम ये लिखेंगे कि 1 और 2 कथन में विरोधाभास है। और इसका क्या कारण है, ये विरोधाभास क्यों हुआ,
इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना थी। तो इसका मतलब जो हमने कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है और ये एक परिमेय संख्या है। तो ये बात पूरी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मैंने पूरा लिख दिया है और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनली आपको ऐसे ही लिखना है। तो इसमें एक कथन ये है जो शुरू में कहा गया था कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और एक कथन यहाँ पर है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो हम ये लिखेंगे कि कथन 1 और 2 में विरोधाभास है, दोनों उल्टी बातें कह रहे हैं, ऑपोजिट बातें कह रहे हैं। और इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारे त्रुटिपूर्ण, गलत जो है उसका हिंदी का प्रॉपर शब्द है त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी ये जो कल्पना हमने की थी ये त्रुटिपूर्ण यानी गलत परिकल्पना थी। तो इसका मतलब ये है कि जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रूव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो सारे क्वेश्चंस को करने का सेम प्रोसेस है। अगर मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 3 आ जाता, मान लो कि यहाँ पर 3 आ जाता, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते, फिर यहाँ पर भी 3 आ जाता, फिर ये भी 3 हो जाता, फिर यहाँ पर 3 आ जाता, फिर ये भी 3 आ जाता, ये 3 है, ये 3 आ जाता, फिर ये 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 3 है, ये 9 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, ये 3 है और ये 3, ठीक है। तो और यहाँ पे भी इस तरह से √3 हम लिख देते। सिंपल है, सेम टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं, ये समझो सेम चीज़ है और इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, और अगर 5 के लिए आ जाए तो सबको आप 5 5 5 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ सकता है, या फिर 2/√3 की जगह पे 2 + √3 भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा आराम से कि किस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कैसे करें। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत आसान है सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन 2 तरह से आपके पास आ सकता है। या तो आपके पास क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में, फिर तो आप सॉल्व करना सीधा शुरू करेंगे और उसमें हम ये मान कर चलेंगे कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पहले से ही पता है। बात नहीं समझ आई ना अभी? मैं फिर से समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपके पास 2 नंबर में आया तो आप क्या मानकर चलोगे पहले से कि ये एक अपरिमेय संख्या है और फिर आगे सॉल्व करना शुरू करोगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आया तो पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, फिर बाकी काम करने होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको जब हम सिद्ध करते हैं तो ये हम पहले से मान कर चलते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ओके। लेकिन अगर हम पहले से नहीं ये मानकर चल रहे हैं तो 2 नंबर के लिए तो आप इतनी मेहनत बिल्कुल मत करना। 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए जिससे कि आपको ये भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। आप समझ रहे हो? तो यहां पर अगर क्वेश्चन ये आया 5 नंबर में तो सबसे पहले आपको ये पूरा करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर किया है कि √3 एक, हमें ये सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और पूरा जो है आपको करना होगा और फिर आगे करना होगा, ठीक है ना। और अगर ये 2 नंबर में आया फिर तो उतना ही करना है जितना मैं इसके आगे करूँगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये इसको भी हम विरोधाभास की विधि से करेंगे। तो हम ये मान कर चलेंगे कि माना 2/√3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू, परिमेय जो संख्या होती है वो a/b है, जहाँ पर a और b पूर्णांक है, ठीक है। इतना काफ़ी है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिलहाल इतना पर्याप्त है। अब हम क्या करेंगे कि √3 को हमें अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर ये हमने ये करेंगे हम 2b इज इक्वल टू √3 इंटू a, और a नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 2b/a इज इक्वल टू √3। a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए 2b/a एक परिमेय संख्या है।
ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप कोई भी पूर्णांक यहाँ पर रखिए, परिमेय संख्या आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि लेकिन √3 क्या है? √3 तो अपरिमेय संख्या होती है ना। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे मैं आपको ये बता रहा था कि देखो, हमने सीधा लिख दिया ना अपरिमेय संख्या, तो आपको भी सीधा ही लिखना है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 नहीं पूछा हुआ है, 2/√3 पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये मानकर चलना है कि ये मतलब पहले से ही पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन में सीधे दिया होता है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है जहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर नहीं दिया होगा तो फिर भी आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, जैसे इसीलिए मैं कह रहा था, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आपको पहले ये अलग सिद्ध करना होगा कि अपरिमेय संख्या है, इस विधि से जो मैंने यहाँ पर किया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या इतनी देरी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ओके, लेकिन और परिमेय बराबर नहीं होता है अपरिमेय के, हम जानते हैं, है ना। परिमेय और अपरिमेय कहाँ बराबर होते हैं? परिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय कभी नहीं होता है। तो इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है, है ना। इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना है कि 2/√3 एक परिमेय संख्या है, यानी ये हमारी कल्पना गलत थी। तभी तो ये परिमेय बराबर ये परिमेय और ये अपरिमेय आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 + √3 कि ये प्रूव करना है, तो इसको फिर आप क्या करोगे? a/b करोगे, 2 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा a/b - 2, और ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 2b/b। और फिर यही है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये विरोधाभास यहाँ पे हो गया है, यानी हमारी परिकल्पना गलत थी और इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप इस वीडियो से आपको सब समझ आ गया होगा कि कैसे आपके पास आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी मैंने सॉल्व किया है, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में, उनको चेक कीजिए आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।